बच्चों मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग अब चूंकि तीनों इफेक्ट पढ़ चुके हैं, अब मैं तीनों को मर्ज कर कर आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपको इस चीज का एहसास दिलाएंगे कि अगर किसी भी एक कंपाउंड में तीनों इफेक्ट अगर लगेंगे देन हाउ यू विल यूज दैट थ्री इफेक्ट्स, आप उनको कैसे यूज में लोगे वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो सबसे पहला वही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चों देखो, आप एक चीज आप लोगों ने फील करा होगा, पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है ना, मुश्किल से 5 टॉपिक्स के बारे में हमें बार बार पढ़ना है। स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिटी और बेसिसिटी। अब हुआ क्या, हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा तो हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कशन करा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कशन करा, हम चूंकि रेजोनेंस भी पढ़ चुके हैं तो इनके बारे में हम लोगों को अब डिस्कस करना है। तो मैंने सोचा कि अब अपन तीनों को मर्ज कर कर चीजों को यहां पर फॉलो करते हैं। अब आप मेरी बात को सुनना बहुत केयरफुली। बच्चों आप सबसे पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान रखना जो मैं प्रायोरिटी सीक्वेंस आप लोगों के सामने मेंशन कर रहा हूं। मेरा एक प्रायोरिटी सीक्वेंस है जिसके अंदर सबसे पहले आता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद में आता है बच्चों रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद में आता है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में जो आएगा दैट इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, अब अपन को केवल इनका इंप्लीमेंटेशन करना है। इनका मतलब क्या हुआ, अगर बाई चांस आपका कंपाउंड अगर एरोमेटिक है, जैसे अगर मान लो मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर पढ़ा रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कार्बोकेटायन किसी मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इफ एनी कार्बोकेटायन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल तो वो हमारा मैक्सिमम स्टेबल होगा। एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप सुनना, मेरे को सबसे पहले किसी ने एक कंपाउंड ये वाला दे दिया, हैव अ लुक। मैं एक एग्जांपल में इनको कवर करने की कोशिश करता हूं। दूसरा एग्जांपल मुझे किसी ने दे दिया ये वाला, तीसरा एग्जांपल मुझे किसी ने दे दिया ये वाला, और फोर्थ एग्जांपल मुझे अगर किसी ने दिया है तो वो दे दिया ये वाला। अब आप मेरी बात को सुनो, मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, हमें सबसे पहले लगाना है एरोमेटिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी का मतलब होता है बच्चों कि आज अगर कोई केटायन किसी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक अगर बना रहा है, या अगर किसी केटायन का किसी मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी में अगर कोई रोल है ना, तो वो हमारा मैक्सिमम स्टेबल होगा। सी, आज आपको पता है अगर यहां पर प्लस नहीं होता, आज ये मेरा कंपाउंड एरोमेटिक है, आज अगर ये वाला कंपाउंड अगर मेरा एरोमेटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, आज अगर ये वाला जो प्लस है ना, ये इस मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि आज अगर ये प्लस नहीं होता ना यहां पर, तो ये मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं कहलाता। मतलब द रोल ऑफ दिस पॉजिटिव इन द एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड इज कंसीडरेबल। आज इस पॉजिटिव का इस मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी में यहां पर रोल है, तो ये जो मेरा एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो मेरा क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। मतलब हमने क्या बोला, इफ एनी पॉजिटिव इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड देन दैट विल बी द मैक्सिमम स्टेबल। आज ये 12 प्लस इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बना रहा है, आप अगर इसको हटा दोगे तो इसकी एरोमेटिसिटी पर लोग बाग सवाल खड़े कर सकते हैं, इसका मतलब ये मेरा मैक्सिमम स्टेबल है। क्या ये मेरा एरोमेटिक है? नो। क्या ये एरोमेटिक है? नो। क्या ये एरोमेटिक है? नो। हमने एरोमेटिसिटी लगा लिया और हमने सेपरेशन करा। अब एरोमेटिसिटी के बाद में आपको अगला रूल लगाना है रेजोनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है
तो उसकी स्टेबिलिटी सामान्यतः उन कंपाउंड से ज्यादा होगी जो रेजोनेंस शो नहीं करता। अब जैसे देखो, आज आपको क्या लगता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव, ये मुझे, मेरे हेडिंग का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो मेरे को इस केटाइन की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करना है। तो आप बताओ, क्या ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा? हाँ करेगा। क्या ये करेगा? नहीं करेगा। क्या ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब पहले आपने एरोमेटिसिटी देखी, एरोमेटिसिटी के बाद में आपको रेजोनेंस देखना है। जो रेजोनेंस करेगा वो मोस्ट स्टेबल। ये तो मेरा मैक्सिमम हो गया, ये रेजोनेंस कर रहा है, बाकी के नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरा ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां तो रेजोनेंस हो रहा है, अब इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर इन दोनों में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होगा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? सॉरी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके 6 होंगे। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 6। हाउ मेनी नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 3। जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी? आज अगर हम स्टेबिलिटी को अगर डिसाइड अगर करें तो यहां पर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा ना बच्चों, वो आएगा 1 2 3 4। तो आज जो मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो डिस्कस करा ना, इस क्वेश्चन की क्या खास बात है? इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि मेरे इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी भी है, मेरे इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी है, हाइपर भी और इंडक्टिव भी है। तो आपको पहली प्रायोरिटी जो देना है ना, यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी फर्स्ट टू एरोमेटिसिटी, सेकेंड प्रायोरिटी गोज टू द रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड प्रायोरिटी गोज टू द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फोर्थ प्रायोरिटी गोज टू द इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इफ एनी चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड सो दैट बिकम्स द मोस्ट स्टेबल। अगर आप चाहो तो मैं इस चीज को यहां पर मेंशन भी कर सकता हूं। मैंने आपसे क्या बोला, मेरे को चूंकि किसी चार्ज की स्टेबिलिटी को पता करना है, तो मैंने आपसे बोला इफ एनी चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल। आज अगर आपका कोई चार्ज अगर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड। अगर किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के लिए अगर रेस्पॉन्सिबल है देन इट विल बी मैक्सिमम स्टेबल। तो ये क्या होगा? ये मेरा मैक्सिमम स्टेबल होगा। आपको ये वाली चीज को ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अगर अपन अगले एग्जांपल की बात करें, इफ एनी कंपाउंड शोज रेजोनेंस then the stability of such type of compound is higher than those compound which don't show the resonance। मैं जनरली एक बात बता रहा हूं, अगर कोई मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस करता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जो रेजोनेंस नहीं करता, तो जो रेजोनेंस करता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, जो रेजोनेंस नहीं करता वो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा। और अगर कोई दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो रेजोनेंस करेंगे तो आपको देखना है एज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे सुनो, मेरे को किसी ने ये वाला एक एग्जांपल दिया, सुनना। किसी ने मुझे ये वाला एग्जांपल दिया और किसी ने मुझे ये वाला एग्जांपल दिया। अब मेरे से कहा आपको इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है। अब मैंने तो आपको रूल की सीक्वेंस बता दी, गो विद द एरोमेटिसिटी। अच्छा, एरोमेटिसिटी का मतलब ये मेरा बेंजीन एरोमेटिक है, लेकिन पता है इसके अंदर इस पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है। आई नो वेरी वेल दिस बेंजीन इज द एरोमेटिक बट देयर इज नो एनी रोल ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज हियर। इसका कोई रोल नहीं है। मतलब आपको कैसे पता लगेगा? अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है, सर हाउ वी विल नो कि किस पॉजिटिव का रोल है और किस पॉजिटिव का रोल नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा? आप 1 मिनट के लिए प्लस हटा दो तो क्या तुम्हारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं बचा क्या? अगर मैं यहां से अगर प्लस हटा भी देता हूं तो स्टिल बेंजीन इज एरोमेटिक। तो यहां पर एरोमेटिसिटी वाला फंडा नहीं लगेगा। मतलब आज आप इसके प्रीवियस वाला एक एग्जांपल देखो, मैंने जब ये वाला एग्जांपल आपको समझाया था तो मैंने क्या बोला था? अगर मैं इस प्लस को हटा दूंगा
तो इस मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम यहां पर इस वाले कंपाउंड को अगर देखोगे, आप हटा दो ना प्लस, आपके मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। पहले भी मेरा बेंजीन एरोमेटिक था, स्टिल माय बेंजीन इज द एरोमेटिक हियर। तो यहां पर एरोमेटिसिटी अप्लाई नहीं होगा। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? सी द रेजोनेंस। अब देखो आपको क्या देखना है, क्या मेरा प्लस रेजोनेंस कर रहा है क्या? आप अगर देखोगे तो देखो ये वाला प्लस इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा, ये पाई इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा, और ये वाला पाई इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा। एक वर्ड आपके सामने मैं मेंशन करने जाता हूं जिसका नाम होता है कॉन्जुगेटिव पोजीशंस। आज अगर हम लोग अगर बात करें, एक वर्ड जो यहां पर मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेटेड पोजीशंस। बच्चों वो कितनी पोजीशन है जो रेजोनेंस करेगी? ये पाई इस पाई के साथ, ये पाई इस पाई के साथ, और ये पाई इस पॉजिटिव के साथ। हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर जो रेजोनेंस करेगी? 4। यहां पर कितने जने रेजोनेंस करेंगे? केवल ये पाइस पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस करेगा। तो यहां पर अगर आप कॉन्जुगेटेड पोजीशंस की अगर बात करोगे तो यहां पर कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और क्या इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा रेजोनेंस। तो मैंने क्या बोला? रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, और रेजोनेंस इसमें नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो ये वाला मेरा क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा, और ये वाले क्या होंगे? कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। अब जब दोनों में रेजोनेंस हो तो मैंने क्या बोला? जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इसमें आपका ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें आपका कम रेजोनेंस है। आज अगर हम देखें तो यहां पर आपका ज्यादा रेजोनेंस है, यहां पर आपका कम रेजोनेंस है, और वहां पर आपका रेजोनेंस नहीं है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी? हमारा आंसर आ जाएगा 1 देन 2 देन 3। तो पहला रूल क्या है? ऑलवेज सी द एरोमेटिसिटी। आफ्टर द एरोमेटिसिटी आपको देखना है कि अगर कोई रेजोनेंस करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं करने वाले से सामान्य परिस्थितियों में ज्यादा होगी। और तीसरा रूल क्या है? अगर कोई 2 जने अगर रेजोनेंस कर रहे हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा? कौन ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है? जो ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है विल बी द मोर स्टेबल। हाउ यू विल नो हु विल शो द ज्यादा रेजोनेंस? वो आपको पता लगेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्जुगेटेड पोजीशन। कॉन्जुगेटेड पोजीशंस का मतलब क्या होता है? कितनी पोजीशन ऐसी है जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज कंपेयर्ड बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मैंने आपको बताया था अभी एक एग्जांपल। हम लोगों ने रेजोनेंस देखा, फिर उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को देखा। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने बताया एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। कैसे? अब आप सुनना। आज अगर किसी ने मुझे ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया, ये मेरे को सबसे पहला कंपाउंड दे रखा है, ये मुझे दूसरा कंपाउंड दे रखा है, ये मेरे को तीसरा कंपाउंड दे रखा है, और ये मुझे फोर्थ वाला कंपाउंड दे रखा है। आपको क्या करना है? स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। पहला रूल, आप है ना हमेशा गो विथ फ्लो वाला सीनेरियो को रखो। द फर्स्ट रूल इज दैट सी द एरोमेटिसिटी। क्या कोई पॉजिटिव किसी मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? कैसे पता लगेगा? आप प्लस हटाओ, और अगर कोई कंपाउंड पहले से अगर एरोमेटिक हो और अगर आपको लगता है कि यार प्लस हटाने से उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय अगर हो गई, तो हम बोलेंगे एरोमेटिसिटी। अब जैसे ये मेरा बेंजीन एरोमेटिक है, अगर मैं प्लस हटा दूंगा तो क्या बेंजीन की एरोमेटिसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर मैं इस प्लस को हटा दूंगा तो क्या बेंजीन की एरोमेटिसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। इसका मतलब मेरा एरोमेटिसिटी वाला फंडा तो कहीं पर लग ही नहीं रहा। अब अगर एरोमेटिसिटी वाला फंडा अगर आपका कहीं पर अगर लग नहीं रहा तो आपको क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस। यहां पर अगर आप कॉन्जुगेटेड पोजीशंस को अगर देखोगे, सीपी कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड पोजीशंस। कितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन है? डबल बॉन्ड, एक छोड़कर डबल बॉन्ड, एक छोड़कर डबल बॉन्ड, एक छोड़कर पॉजिटिव चार्ज। कॉन्जुगेटेड पोजीशंस 4 है। इसमें कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कितनी है? 4 है। इसमें कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कितनी है? 2 है। इसमें कॉन्जुगेटेड पोजीशंस 0 है। इसका मतलब यहां पर तो कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा।
अगर यहाँ पर अगर कोई रेजोनेंस अगर नहीं हो रहा और इन तीन में अगर रेजोनेंस अगर हो रहा है तो जिसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन है इसके अंदर मोर रेजोनेंस होगा, इसके अंदर भी उतना ही रेजोनेंस होगा जितना पहले वाले में होगा, यहाँ पर भी मोर रेजोनेंस होगा और इधर आपका लेस रेजोनेंस होगा। अब अगर यहाँ पर अगर मोर रेजोनेंस और एक में मोर दूसरे में लेस, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है ये तो मेरा क्या कहलाएगा, लीस्ट स्टेबल कहलाएगा। आज अगर हम बात करें ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा और अगर अपन इन दोनों की अगर बात करें इनमें तो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है तो ये दोनों ज़्यादा होंगे, ये थोड़े से कम होगा और ये हमारा कम होगा। अब बात आती है इसमें और इसमें रेजोनेंस तो बराबर है तो मैंने आपको क्या ऑर्डर बताया एरोमेटिसिटी हमारा नहीं लग रहा, रेजोनेंस हमारा लग रहा था, जितना लगा हमने उससे सेपरेशन कर लिया। अब आपका क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव के पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन 3 आएंगे, पॉजिटिव के पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 है भाई। पॉजिटिव का एडजेसेंट कार्बन जो sp3 होना चाहिए, ये तो एडजेसेंट sp3 है ही नहीं, इसकी तो बात करूंगा ही नहीं, उधर है आपका, उधर आपका कार्बन ही नहीं है। इसके अंदर ये मेरे अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, मोर रेजोनेंस प्लस मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा, मोर रेजोनेंस प्लस नो हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो तो आपका सेपरेट हो ही गया। तो ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, ज्यादा स्टेबल आपका पहला वाला हो जाएगा। तो आप अगर इन मॉलिक्यूल की अगर स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करोगे, हाउ यू विल कंपेयर, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। तो कभी भी अगर आप किसी कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी को अगर डिसाइड अगर करना चाहते हो तो फर्स्ट रूल इज व्हाट, एरोमेटिसिटी, सेकंड रूल इज व्हाट, go with the resonance, third with the hyper and fourth is not, fourth is basically inductive effect, वो हमारा पॉइंट यहाँ पर कहलाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखना, मैं बहुत प्यारा एक सवाल आपको बताता हूँ। अगर मुझे किसी ने ये वाला क्वेश्चन अगर दिया, बहुत केयरफुली सुनना बच्चों, आपको है ना वास्तव में फील आ जाएगा कि हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और मैंने अगर इसका कंपैरिजन अगर इस वाले कंपाउंड के साथ अगर करा, अब आप केवल मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब प्रायोरिटी को कैसे अपन को यूज में लेना है, अब आप उसका एग्जाम्पल देखना। मेरे से किसी ने क्या कहा, मेरे से किसी ने कहा कि यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइन। अगर आप इनकी स्टेबिलिटी को अगर निकालोगे, चलो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप कौन सा रूल लगाओगे, एरोमेटिसिटी। क्या इनमें से कोई एरोमेटिक है क्या, नो वन इज एरोमेटिक हियर, क्योंकि एरोमेटिक के लिए कंडीशन साइक्लिक होती है, ये मेरा नहीं लग रहा। दूसरी बात आती है रेजोनेंस, क्या मेरा कोई मॉलिक्यूल यहां पर रेजोनेंस अगर शो कर रहा हो तो बताओ। ये पॉजिटिव भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ये पॉजिटिव भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा, यहां पर रेजोनेंस भी नहीं लग रहा। तीसरी बात क्या आती है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में व्हाट यू हैव टू डू, काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इस पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। मतलब दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन भी बराबर है। फोर्थ पर कौन आता है, फोर्थ पर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा CH3 है ये मेरा लगाएगा प्लस आई इफेक्ट, और ये वाला CH3 ज्यादा क्लोज है, इसका लगेगा प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा। यहां पर मेरा CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विल शो द प्लस आई, लेकिन सिंस दिस CH3 इज फार अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और दिस CH3 इज कंपैरेटिवली क्लोजर टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इन दैट कंडीशन कौन सा CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, मेरा ये वाला CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। अगर ये CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट करेगा, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, आंसर विल बी लाइक द 2 इज ग्रेटर देन 1।
अगर आपको कभी भी, मतलब मैं आपको बहुत सिक्वेंशियल तरीके से, मैं बहुत प्रॉपरली एक तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज अगर आपको सारी चीज़ें अगर पता है, इफ़ यू नो द रेजोनेंस, इफ़ यू नो द एरोमेटिसिटी, इफ़ यू नो द हाइपर कॉन्जुगेशन, इफ़ यू नो द इंडक्टिव इफेक्ट, सो हाउ यू विल इंप्लीमेंट ऑल द 4 इफेक्ट। अब वो मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ पर मेरा इंडक्टिव इफेक्ट लगा और इंडक्टिव इफेक्ट से मेरा सेपरेशन हुआ, ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो अगर आप लोगों को कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अगर निकालना हो तो आपको मेरे सीक्वेंस को यूज में लेते हुए चलना है। एरोमेटिसिटी इज माय फर्स्ट, comes on the first point, resonance will come on the second point, हाइपर कॉन्जुगेशन विल कम ऑन द थर्ड और इंडक्टिव इफेक्ट विल कम ऑन द फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पर आपको इस बिहाफ पर चीज़ों को फॉलो करना है और आपको आंसर को दिखाना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम प्लस एच प्लस आई। जो इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बोकेटाइन को वो हमेशा कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे और जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेंगे वो हमेशा डिस्टेबलाइज करेंगे। अब अपन यहाँ पर क्वेश्चंस पर आते हैं। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है ना, अब आप उस चीज़ को देखना। सबसे पहले गो विद द एरोमेटिसिटी। क्या आपको तीनों में कोई एरोमेटिक नजर आ रहा है क्या? यहाँ पर ये वाले में एरोमेटिसिटी नहीं है। अगर हम इस वाले की अगर बात करें तो इस वाले में भी एरोमेटिसिटी नहीं है, और अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर भी एरोमेटिसिटी नहीं है। अब बात आती है रेजोनेंस। आपको देखना है किस किस में रेजोनेंस हो रहा है। क्या ये वाला पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा क्या? हाँ, ये वाले में रेजोनेंस होगा। क्या ये वाला पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा क्या? नो, इट विल नॉट शो द रेजोनेंस हियर। क्या ये वाला पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा क्या? सीधा पॉजिटिव। आज अगर अपन इस पॉजिटिव की अगर बात करें तो ये मेरा रेजोनेंस को नहीं करेगा। एक मिनट के लिए आप आप अगर चाहें तो इन एरोस को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। ये एरो क्यों लग रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यू कैन इग्नोर दीज एरो। ये एक्चुअली इसलिए एरो लगा रखा है, जैसे CS3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपका डोनेटिंग टेंडेंसी को शो करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा तो फिर यहाँ पर ये विड्रॉइंग टेंडेंसी को शो करेगा। तो अभी आप कहीं कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई आई रिमूव द एरो फ्रॉम हियर। तो मैंने आपसे क्या बोला, क्या ये वाला पॉजिटिव मेरा रेजोनेंस करेगा क्या? ये मेरा पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं करेगा। अच्छा, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर ये वाला अगर रेजोनेंस अगर करेगा तो ये मेरा मैक्सिमम स्टेबल होगा। अगर ये मैक्सिमम स्टेबल होगा तो ए वाला मेरा सबसे आगे आ जाएगा। अब गो विद द सेकंड और थर्ड। अब मेरे बी और सी की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस के बाद आप किसको देखेंगे? हाइपर को। इसमें पॉजिटिव के एडजेसेंट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2। पॉजिटिव के एडजेसेंट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2। तो यहां पर अगर हम देखें तो जितना हाइपर ये शो करेगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ये शो करेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन केटाइन शो करता है ना विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में बराबर है। आज अगर यहां पर अगर हम देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर यहां पर अगर आपको इक्वल नजर आ रहा है, अब आप क्या देखोगे? इंडक्टिव। इंडक्टिव में ये CS3 CS2 यहां पर प्लस आई इफेक्ट को लगाएगा, जबकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये मेरा माइनस आई इफेक्ट को लगाएगा। यानी आपका ये तो मैक्सिमम स्टेबल हो गया, उसके बाद इधर क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इधर क्या लग रहा है? इधर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो जिधर प्लस आई लगेगा वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर ये प्लस आई अगर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो बेचारा वो डेफिशिएंट है, उसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज अगर करेगा तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। इस प्रकार से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको कार्बोकेटाइन अगर दे दे और आप अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अगर डिसाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स को समझ रहे हैं, आपको ये वाली चीज को देखना है। अब अपन इसी वाले एग्जांपल की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? सी द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है? कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है क्या? अब आपने एरोमेटिक अगर पढ़ रखा है ना, तो आपको ये पता लग गया होगा कि न तो मेरा ये वाला एरोमेटिक है, न मेरा ये वाला एरोमेटिक है, और ना ही मेरा ये वाला एरोमेटिक है।
अगर आपके मन में ये चल रहा होगा कि अब ये मेरे एरोमेटिक क्यों नहीं है, तो यू हैव टू जस्ट रीड द प्रीवियस टॉपिक एरोमेटिसिटी, क्योंकि ये सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में हो ही नहीं रहा, तो एरोमेटिसिटी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात आती है रेजोनेंस। आपको देखना है कौन सा प्लस रेजोनेंस कर रहा है। क्या ये वाला पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा क्या? हाँ, डबल बॉन्ड एक छोड़कर पॉजिटिव है, करेगा, यहाँ रेजोनेंस करेगा। क्या ये वाला पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा क्या? हाँ यार, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द पॉजिटिव, ये भी आपका रेजोनेंस करेगा। क्या ये वाला रेजोनेंस करेगा क्या? डबल बॉन्ड इज ऑल्टरनेट विद द पॉजिटिव, रेजोनेंस करेगा। अच्छा, आपको ये बता सकते हो क्या कि किसमें ज्यादा रेजोनेंस, किसमें कम रेजोनेंस? तो मेरे हिसाब से तीनों में इक्वल ही रेजोनेंस है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कॉन्जुगेटेड पोजीशंस की अगर बात करोगे तो जो आपकी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस जो हैं वो कॉन्जुगेटेड पोजीशंस यहाँ पर भी दो ही आ रही है। इधर अगर आप देखोगे तो कॉन्जुगेटेड पोजीशन स्टिल 2, और अगर आप देखोगे तो कॉन्जुगेटेड पोजीशन स्टिल 2, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, और इधर भी आप देखोगे तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव। अब बताओ रेजोनेंस के बाद आप क्या लगाते हो? रेजोनेंस के बाद आप लगाते हो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्फा हाइड्रोजन काउंट। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव। Why with respect to the positive only? Because my positive, I am just considering the stability of plus here. ये प्लस के एडजेसेंट कार्बन जो sp3 होना चाहिए, इस प्लस के एडजेसेंट पर तो sp3 है ही नहीं। sp3 अगर नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। इस प्लस का एडजेसेंट कार्बन जो sp3 होना चाहिए, ये sp3 है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है। और अगर अपन इसकी बात करें, ये वाले कार्बन पर प्लस है ना, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन अगर देखोगे तो इसका पड़ोस वाले के पास 3, इधर आपके 2, और ऊपर वाला तो sp3 है ही नहीं, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 5 आएगा। तो मुझे बताओ, आपका यहाँ तक तो मामला बिल्कुल बराबर था, कोई एरोमेटिक नहीं है, सब में बराबर रेजोनेंस है। अब आप क्या देखोगे? हाइपर, इसके अंदर हाइपर, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर अगर देखोगे थोड़ा सा लेस हाइपर कॉन्जुगेशन। आज अगर आपने देखा तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। अगर आपका यहाँ पर अगर आंसर इस प्रकार से अगर आ रहा है तो हाउ यू विल रेस्पॉन्ड योर आंसर्स? यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इट विल बी द मैक्सिमम स्टेबल, ये मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये वाला मेरा और कम हो जाएगा। इस प्रकार से मैं बाकायदा सिक्वेंशियल तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ यू विल जस्टिफाई योर आंसर। अब आप एक बार इस वाले चीज़ को थोड़ा सा समझना। एरोमेटिसिटी की अगर अपन बात करते हैं बच्चों, आई नो वेरी वेल बेंजीन इज एरोमेटिक, बट देयर इज नो एनी रोल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन, सो आई विल नॉट कंसीडर द एरोमेटिसिटी हियर। आई नो वेरी वेल, यहाँ पर तो ये एरोमेटिक भी नहीं है ना, क्योंकि दोनों कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये भी एरोमेटिक नहीं है। तो मतलब आज अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करते हैं, एरोमेटिसिटी ना तो इसमें लगेगी, ना इसमें लगेगा, ना इसमें लगेगा। नाउ गो विद द रेजोनेंस। अगर आपने देखा रेजोनेंस, रेजोनेंस कैसे पता लगता है? रेजोनेंस एक्चुअली पता लगता है कॉन्जुगेटेड पोजीशंस के बिहाफ पर। अगर अपन कॉन्जुगेटेड पोजीशंस अगर देखेंगे, कितने जने रेजोनेंस करेंगे? डबल बॉन्ड और पॉजिटिव 2 है। यहाँ पर कौन रेजोनेंस करेंगे? ये डबल बॉन्ड इसके साथ, ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ। तो हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर हु इज टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस? 1, 2 और 3। यहाँ पर कॉन्जुगेटेड पोजीशंस 3 है, और इसमें कौन कौन रेजोनेंस करेंगे? ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, और ये इसके साथ भी कर सकता है। तो आज अगर आप देखोगे, या इसको मैं अगर प्रॉपरली अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो इसको मैं कैसे शो करूंगा? देखो, अगर अपन उसको अगर देखें तो मैंने आपसे क्या बोला? ये वाला पाई इसके साथ, ये वाला पाई इसके साथ, और ये वाला पाई इसके साथ। तो इसके अंदर कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कितनी आ रही है? 4। तो आज आप देखो, इसमें क्या हो रहा है? लेस रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है? मोर रेजोनेंस। और इसमें क्या हो रहा है? मोस्ट रेजोनेंस। मोस्ट का मतलब इट इज द सुपरलेटिव डिग्री ना, तो यहां पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस विल बी द मोस्ट स्टेबल, जिसमें कम रेजोनेंस विल बी कम स्टेबल, जिसमें और कम रेजोनेंस विल बी और कम स्टेबल। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा।
मतलब अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप चलेंगे, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े आराम से इन चीजों को देख सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली प्यारा क्यों है, सबसे पहले तो मैं आपको इसके अंदर एक चीज जो समझाना चाहता हूं वो क्या है। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर आता है तो वह कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता। इफ एनी चार्ज कम्स ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो वो कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये और ये दोनों रेजोनेंस करेंगे। आप अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे, एक बार आप इसको सोचो, फिर अपन आंसर को डिस्कस करेंगे। हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, आज इस वाले मॉलिक्यूल में कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब आप चाहो तो इसको समझ भी सकते हो, इसको हम क्या समझ सकते हैं कि इफ एनी चार्ज, अगर मान लो आपका कोई भी चार्ज कम्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर आपका कोई भी चार्ज डबल बॉन्डेड अगर कार्बन पर आ रहा है, मैं यहां पर पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, कोई भी चार्ज, इफ एनी चार्ज कम्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, वो कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। इससे क्या प्रूफ हुआ, क्या मेरा ये वाला पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा? आज अगर हम देखें तो यहां तो बाकायदा रेजोनेंस होगा, क्यों? डबल बॉन्ड इज ऑल्टरनेट विद द पॉजिटिव। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? ना, हमने मना कर दिया। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? हाँ, यहां पर जरूर आपका रेजोनेंस होगा। अच्छा, इसमें रेजोनेंस अगर नहीं होगा तो ये बात तो मुझे पक्का पता लग गया कि इट इज द लीस्ट स्टेबल। अब बात आती है एक और दो की। अब देखो यहां पर कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कितनी है, पॉजिटिव ऑल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड, दो। यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कितनी है, डबल बॉन्ड एक छोड़कर, डबल बॉन्ड एक छोड़कर, पॉजिटिव, तीन। तो यहां पर ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर लेस रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो इधर आपका मोर रेजोनेंस हो रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपका मोस्ट स्टेबल स्पीशीज सी वाला होगा, सी के बाद में ए वाला होगा और ए के बाद में बी वाला होगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो कभी भी अगर आप, मतलब आप अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर चलेंगे, अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर चलेंगे ना बच्चों, तो आप विश्वास करिए मेरी इस बात का, मैं आपको गारंटी के साथ लिखकर कह सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जहां पर आपको यह फील होना स्टार्ट हो जाए कि व्हाट वी आर डूइंग हियर और हमारे इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है। लेकिन बस हाँ, एक चीज है, यू शुड नो अबाउट द एरोमेटिसिटी, यू शुड नो अबाउट द रेजोनेंस, यू शुड नो अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन, एज वेल एज यू शुड नो अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। फिर अपन को उनको यूज में लेना आना चाहिए, हमको सीक्वेंस पता है। अब ये एक लॉजिक है। आज मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस कब होता है, जब ये वेकेंट ऑर्बिटल किसी के साथ पैरेलल में हो। ये वेकेंट ऑर्बिटल इनके पैरेलल में होता ही नहीं है। पैरेलल में अगर नहीं होता तो ये रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, ज्यादा वाला ज्यादा स्टेबल, कम वाला कम स्टेबल, नो रेजोनेंस वाला लिस्ट स्टेबल। हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। अब आप एक बार इनको देखिए, अब मेरे हिसाब से इसका आंसर आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, शायद हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अगर अपन इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें, एरोमेटिसिटी किसी में भी नहीं लग रहा, रेजोनेंस किसी में भी नहीं लग रहा, सीधा आपको क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब एल्फा हाइड्रोजन आपके 3 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एल्फा हाइड्रोजन आपके 6 हैं, और इधर अगर आप देखोगे तो एल्फा हाइड्रोजन आपके 9 हैं। जिसमें जितने ज़्यादा एल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा दैट विल बी द 3 then 2 then 1। सिंपल कंसेप्ट है। अगर हम इन वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगेन इफ यू वांट टू नो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, आपको वही काम करना है। मुझे पता है नो एरोमेटिसिटी इज देयर, मुझे पता है कोई रेजोनेंस नहीं होगा। इन वाले एग्जाम्पल के अंदर न तो आपका एरोमेटिसिटी लगेगा, न ही आपका रेजोनेंस लगेगा। अगर इनमें लगेगा तो हाइपर लगेगा। अब अगर आप देखोगे इसमें एल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है। कैसे पता लगा, पॉजिटिव के पड़ोस वाले कार्बन से जो sp3 है उसके ऊपर एक ही हाइड्रोजन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और इधर आपके 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एल्फा हाइड्रोजन आपके 3 है। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है,
इधर अगर आप देखोगे तो इधर आपके 2 हाइड्रोजन हैं और इधर अगर आप देखोगे तो 3 हाइड्रोजन है। तो 3 2 5 2 7, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे? 7 आएंगे। जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें उतना ही एक्सटेंट में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसमें जितने ज़्यादा एक्सटेंट में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही स्टेबल हो जाएगा। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब वही गो विथ फ्लो वाला अपन को यहाँ पर सीन फॉलो करना है। अगर अपन इन मॉलिक्यूल की अगर बात करें, अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एरोमेटिसिटी नहीं लगेगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस भी नहीं लगेगा, अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका नॉर्मल हाइपर लगेगा। हाइपर अगर आपका लगेगा तो केटाइन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन 1 है, केटाइन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन इधर 3 और इधर 1, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे इधर अल्फा हाइड्रोजन आपका 7 आएगा, और अगर आप इधर अगर देखोगे तो इधर अल्फा हाइड्रोजन आपके 3 आ जाएंगे। तो जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो ऐसे केस में बी वाला मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा, बी के बाद सी वाला हो जाएगा और सी के बाद ए वाला हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। तो कंसेप्ट बहुत आसान है, हमको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन कौन सा इफेक्ट लगाएगा। अगर आपको ये आइडेंटिफाई अगर करना आ गया कि यहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट अगर लगेंगे, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से इसको समझाऊंगा। ये एक बड़ा यूनिक सा एक क्वेश्चन है। यूनिक सा क्वेश्चन क्या है? आज अगर हम लोग अगर कभी भी बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो चीज़ आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो आप क्या सोचोगे? हु विल बी द मोर स्टेबल? ऑफ कोर्स सेकेंड। आप अगर बोलेंगे ऐसा क्यों? भाई वही आपको लगाना है ना। हमारा ये वाला मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर रहा है, हमारा ये वाला मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं कर रहा। अब मेरा ये वाला मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो वी नो वेरी वेल जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस करेगा दैट शुड बी द मोस्ट स्टेबल। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बी शुड बी द मोर स्टेबल देन द ए। लेकिन अगर आप रियलिटी की अगर बात करोगे तो आंसर इज ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब अगर A इज मोर स्टेबल देन अगर B है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर A की जो स्टेबिलिटी है वह A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा क्यों है? अब बच्चों देखना, मैं आपको यही चीज आपको समझाता हूं कि हमारे यहां पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है। अब आप मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। एक चीज मैं आपको बताता हूं वो चीज क्या है, पहले तो उस क्वेश्चन को देखना। ये मेरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ये मेरा क्वेश्चन कहता है कि आज अगर हम लोग अगर कभी भी अगर बात करें तो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? ये मेरा क्वेश्चन कहता है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, इस कंपाउंड का जो नाम है ना, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये CH3 होता तो मिथाइल होता, मिथाइल के एक हाइड्रोजन को साइक्लोप्रोपाइल से रिप्लेस कर दिया तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और ये मेरा कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। हमारा रूल, हमारा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन डज नॉट शो रेजोनेंस। ये मेरा रेजोनेंस को शो नहीं करता। आफ्टर दैट, उसके बाद भी इट इज मोर स्टेबल, उसके बाद भी इट इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जो कार्बोकेटायन होता है बच्चों, ये रेजोनेंस नहीं करता। ये एक यूनिक केस है, आप इसको चाहो तो एक यूनिक केस मान सकते हो। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस नहीं करता। मुझे पता है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन रेजोनेंस करता है, उसके बाद भी इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा ऐसा क्यों? बच्चों यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
आज अगर हम लोग यहाँ पर अगर समझें तो आपको एक चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको पता नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड नो साइक्लोप्रोपेन में यहां पर ये वाला जो कार्बन है ये sp3 होता है, और sp3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होना चाहिए, लेकिन इसके ऑर्बिटल इतने ज्यादा बैंट हो जाते हैं कि इसका एंगल केवल 60 डिग्री होता है। In the cyclopropane, carbon atom is the sp3 hybridized, और according to the hybridization theory bond angle should be the 109.28 मिनट। लेकिन आज साइक्लोप्रोपेन के ऑर्बिटल इतने ज्यादा बैंट हो जाते हैं ना कि ये क्या करते हैं, ये एंगल 60 को ही कर देते हैं। यानी मेरे साइक्लोप्रोपेन में क्या है, साइक्लोप्रोपेन हैव बैंट ऑर्बिटल्स, इसके अंदर बैंट ऑर्बिटल्स होते हैं। बैंट ऑर्बिटल्स का मतलब समझते हैं आप लोग? बैंट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं जैसे देखना, आज अगर हम देखें तो आज p ऑर्बिटल अगर आप कभी भी अगर बनाओगे ना तो देखो इसका p ऑर्बिटल ऐसा होता है, और ये इसके साथ अगर कॉन्जुगेशन अगर कर रहा है तो ये देखो ये p ऑर्बिटल ऐसा है, और अगर आप इसका p ऑर्बिटल अगर बनाओगे तो इसका p ऑर्बिटल ऐसा है। ऐसे साइक्लोप्रोपेन बनता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो p ऑर्बिटल तो डंबल शेप में होता है ना। आज अगर आप देखोगे तो p ऑर्बिटल तो ऐसा होता है डंबल शेप में। अगर p ऑर्बिटल अगर ऐसे डंबल शेप में अगर होता है तो ये ऐसे बैंट थोड़ी ना होता है, देखो, लेकिन इसके p ऑर्बिटल ऐसे बैंट होते हैं। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर मेरा कंसर्न क्या है, यहां पर क्या होता है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर क्या बोला, इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में बैंट ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोप्रोपाइल, जो आपके बैंट ऑर्बिटल हैं, बैंट ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोप्रोपाइल कॉन्जुगेट या ओवरलैप, कॉन्जुगेट विद व्हाट, विद वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या करेंगे, विद कॉन्जुगेट विद वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। आज ये वाले जो मेरे बैंट ऑर्बिटल हैं, मतलब इट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये केवल एक यूनिक सा सवाल है कि जो मेरा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है ना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का जो बैंट ऑर्बिटल होता है, वो बैंट ऑर्बिटल क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ एक स्पेसिफिक कॉन्जुगेशन करता है। ये जो होता है ना, एंड इट इज नोन एज, और ये वाला क्या कहलाता है, एंड इट इज नोन एज व्हाट, ये मेरा डांसिंग रेजोनेंस कहलाता है। एंड इट इज known as dancing resonance which increase as stability। तो वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी को, which increases stability, वो मेरे स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब एक दिस इज द, आप बोल सकते हो दिस इज द यूनिक टाइप ऑफ द कंसेप्ट कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में आज अगर आप देखोगे ना तो ये आपके बैंट ऑर्बिटल्स हैं। तो ये वाले जो बैंट ऑर्बिटल्स हैं, ये बैंट ऑर्बिटल अब इनको अच्छा नहीं लग रहा तो ये बार बार क्या करेंगे ना, पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ कॉन्जुगेशन करेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला कि साइक्लोप्रोपाइल के जो बैंट ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और एक चीज को ध्यान रखना, एंड as the number of cyclopropyl group increases, और जैसे जैसे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इंक्रीज होगा ऐसे केसेस में, as the number of cyclopropyl group increases stability increases, यहां पर स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आज अगर हम लोग अगर एग्जाम्पल को अगर समझें, ये वाले मेरे मॉलिक्यूल में एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है। अगर अपन इस वाले की अगर बात करें तो इस वाले में दो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आ गए। अगर आप इस वाले की अगर बात करोगे तो इस वाले में 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आ जाएंगे।
तो आज अगर अपन देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, इसका जो बेंट ऑर्बिटल है ना वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। अब यहाँ के इसके पास तो 2 बेंट ऑर्बिटल है, ज़्यादा कॉन्जुगेशन करेंगे। इसके पास तो 3 बेंट ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब इसके पास भी बेंट, इसके पास भी बेंट, इसके पास भी बेंट। तो ऐसे केस में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर आप कभी भी जस्टिफाई करोगे तो इनका क्या कहना है कि जैसे जैसे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अगर इंक्रीज होगा तो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इंक्रीज होने के कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहां पर मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में क्या बोला, इस वाले केस में आज अगर अपन देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, इधर आपका डांसिंग रेजोनेंस होगा जबकि यहां पर नॉर्मल रेजोनेंस होगा, और डांसिंग रेजोनेंस गेट्स द प्रायोरिटी ओवर द नॉर्मल रेजोनेंस। इसके कारण स्टेबिलिटी पहले की ज्यादा होगी और दूसरे की कम हो जाएगी। तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जो मेरा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है ना, वो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी जो ज्यादा रखता है उसके पीछे मेन रीजन क्या है, उसके पीछे मेन रीजन है डांसिंग रेजोनेंस। कि जो ये मेरा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन का जो ये बैंट ऑर्बिटल होता है, बैंट ऑर्बिटल आज ध्यान रखना क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा विद वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटायन, और इट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द डांसिंग रेजोनेंस। तो पहले तो मैंने आपको बताया बैंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बैंट ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं वो मैंने आपको बताया, मेरा पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और फिर मैंने मेरे आंसर को जस्टिफाई करा कि ये जो बैंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपके C प्लस के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, वो वाला फंडा मैंने आपको बताया। और जैसे सॉरी जैसे जैसे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इंक्रीज होंगे स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। बच्चों ये वाला फंडा था, इसी की वजह से आपको ध्यान रखना है दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट और दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको क्या लगता है इट शुड बी द मोस्ट स्टेबल, बट व्हाट इज द रियलिटी, इट इज द मोर स्टेबल। क्यों, वो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब जैसे अपन इस वाले कंपाउंड की अगर बात करते हैं, अब मेरे हिसाब से शायद आपको इस वाले एग्जाम्पल को मुझे एक्सप्लेन करने की अब होपफुली जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें तो ये वाला कंपाउंड क्या है, ये वाला कंपाउंड डाईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है। आज अगर ये डाईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, जबकि ये क्या है, ये मेरा डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है। अगर डाईफिनाइल अगर मिथाइल कार्बोकेटायन है, मतलब डांसिंग रेजोनेंस वाला फंडा आपको केवल यूनिकली इसी मॉलिक्यूल में नजर आएगा। आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ऐसे तो कहां पर आपका डांसिंग रेजोनेंस लग सकता है ना, एक ही जगह पर लगेगा, एक यूनिक कंसेप्ट है। यहां पर आपका क्या होगा, इधर आपका डांसिंग रेजोनेंस होगा। तो ये जो डांसिंग रेजोनेंस है ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ए और बी में स्टेबिलिटी का अगर आप ऑर्डर अगर कभी भी जस्टिफाई अगर करोगे तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, हमारा आंसर ए इज ग्रेटर देन बी आ जाएगा। वेदर इट शो द रेजोनेंस, आई नो वेरी वेल इट इज शोइंग द मोर रेजोनेंस, लेकिन स्टेबिलिटी तो इसकी ज्यादा होगी। टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द डांसिंग रेजोनेंस। अगर हम लोग अगले टॉपिक को अगर कंसीडर करें, जैसे ये वाला मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन है आई होप शायद अब आप इसको आराम से निकाल सकते हो। यहां पर अगर अपन इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें, पहले वाले स्ट्रक्चर को, तो मेरा पहला वाला स्ट्रक्चर क्या है, CS3 इधर आ जाएगा, CS3 इधर भी आ जाएगा, CS3, और ये तीनों C से कनेक्टेड है, और फिर इसके बाद में आ रहा है CS2 पॉजिटिव। पहला स्ट्रक्चर आपको ये दे रखा है, दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है CCS3 का होल थाइस फिर पॉजिटिव ये मेरा स्ट्रक्चर ऐसा दे रखा है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो मेरे को ये वाला कंपाउंड दे रखा है। अगर अपन तीसरे वाले की अगर बात करें तो ये तो मुझे यूँ ही पता लग रहा है, और यहाँ पर भी यही पता लग रहा है। अब अगर आप स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो हमारा तो कंसेप्ट सेम है ना। मैं पहले देखूंगा एरोमेटिसिटी, नो एरोमेटिसिटी, मैं देखूंगा रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन व्हाट, 0। इसमें अगर अपन देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन 9। अगर आप इस वाले के अंदर देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन 2। और अगर आप इसको देखोगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 5। तो आप कैसे स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करोगे, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे दैट वुड बी द मोस्ट स्टेबल। तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, बी हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सो मैक्सिमम स्टेबल। बी के बाद में हमारा डी वाला आ जाएगा,
डी के बाद में हमारा सी वाला आएगा और सी के बाद में हमारा लास्ट में ए वाला आएगा. दैट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइंस. तो कभी भी अगर आप आंसर को निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे.